ठीक है गाइस, चलो इधर ध्यान दो। देखो ये बहुत आसान टॉपिक है अभी फ़िलहाल। जैसे पिछली बार सबसे पहले एक्सेलरेशन, जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़े हमने, है ना। और एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको आप कहते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अब ऐसा है कि चलो ठीक है इवैल्यूएशन, अब हमको मालूम है बाद में हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए थे। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए तो हमको फॉर्मूला मालूम था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मगर जब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था तो हमने कहा कि देखो भाई लिमिट जो है टाइम का इट टेंड्स टू ज़ीरो। कैलकुलेट तो अभी भी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ही करना है, मगर टाइम का लिमिट क्या होगा, ज़ीरो के करीब होगा, जिसके लिए फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डी वी अपॉन डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी अगर देखा जाए तो ये इक्वेलेंट किसके होता है, ये इक्वेलेंट होता है आपके स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। जो चीज़ डेरिवेटिव से निकल जाती है, जो चीज़ डेरिवेटिव से निकल जाती है वो चीज़ स्लोप से भी निकल जाती है। अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो उससे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है या जस्ट एक्सेलरेशन मिलता है, बेटा वो कंपास बॉक्स को देखना छोड़, ये क्या बच्चा थोड़ी है छोटा सा कार्टून देख रहा है उस पर कैसे डिज़ाइन के बने हुए हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है ना। तो हमने कहा कि देखो कि जो चीज़ वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके निकलता है वही चीज़ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ से भी निकल सकता है। क्या लेकर, उसका स्लोप लेकर। ऐसा अपन ने पिछली बार भी किए थे, आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे। क्या क्या निकाले थे अपन ने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी सेड दैट कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो हमने कंक्लूड किया कि ठीक है भाई, अगर x वर्सेस t ग्राफ आप निकालोगे और उसका स्लोप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा याद आया मुझको, आज वो भी है ना मॉड्यूल का आंसर्स, मॉड्यूल का है ना, मंडे को बोला ना आज। चलो तुम बोल रहे तो कल, ठीक है। चलो अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल, if velocity time graph of a particle is as shown in figure, if velocity time of a particle is as shown in figure, calculate acceleration in various parts। और डायग्राम ऐसा दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अल्फा बीटा 5, 15 और ये रहेगा आपका 20। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व फिर। वेरियस पार्ट्स मतलब ये पार्ट, इसको O दे दो, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। तो OA पार्ट का एक्सेलरेशन क्या है, AB पार्ट का एक्सेलरेशन क्या है, वो पूछा हुआ है ना। एक्सेलरेशन ऑफ OA क्या लेना पड़ेगा बेटा, स्लोप लेने पड़ेगा। स्लोप का दो फॉर्मूला, एक तो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस मामले में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, tan लगा दो, है ना, tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ अल्फ़ा ले लो लगे तो,
आ गया पहला। tan ऑफ अल्फा क्या आएगा? अपोजिट साइड जो कि 20 की है, एडजेसेंट साइड कितने की है? 5 की है, तो वो हो जाएगा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ अलोंग ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 बीटा, माइनस ऑफ 10 बीटा, है ना, क्योंकि देखो ये निगेटिव स्लोप है, ऊपर जाता हुआ स्लोप कैसा रहता है? पॉजिटिव, है ना, ये माइनस वाला है, निगेटिव स्लोप है, माइनस ऑफ 10 बीटा। अब 10 बीटा क्या होगा बेटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। वंस अगेन व्हाट इज अपोजिट साइड? आपका है 20, एडजेसेंट साइड कितने का है? 10 का है, दैट गोज फॉर हाउ मच? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना। यहाँ पर आपने देखा ये हो गया आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम आसान है ये कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following graph which point represents accelerated motion uniform motion retarded motion and non-uniform बातें नहीं acceleration। दो ग्राफ है, आपको दो ग्राफ के आंसर्स निकालना है। देखिए बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान। दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, ग्राफ के कौन से पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं? चलिए लेट्स गो फॉर इट देन। पहले ग्राफ को पकड़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉइंट ए आपका इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पॉइंट बी क्या इंडिकेट करता है? कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। इसका मतलब अरे वैल्यू देखो टी आगे बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी की एक ही वैल्यू मिलेगी ना, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना।
ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। अच्छा, ये तीसरा क्या इंडिकेट करता है? रिटार्डेशन। मगर कैसा रिटार्डेशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, लगातार एक जैसा। याद है ना आपको, मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, है कि नहीं? एक होता है यूनिफॉर्म एंड एक नॉन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नाउ वी गो विद द सेकंड ग्राफ। अब बताइए आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वंस अगेन, यूनिफॉर्म, ये बी वाला यूनिफॉर्म मोशन, ये पूरा पुराना वाला वही सेम हुआ रिपीट, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration. Next, if position versus time graph is as shown in figure, if position versus time graph is as shown in figure, calculate acceleration at t equals to 1 second। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। कहाँ पर है बोल रहे? ये x इज इक्वल टू 2.4 t स्क्वायर। चलिए बताइए। जस्ट 4.8 ग्राफ से भटकाने के लिए था। आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाता। हाँ, ये जो है ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि भैया ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जी हाँ, आपको बताऊंगा सब चीज़ कैसे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे। देखो, आपको क्या एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है? पोजीशन 2.4 t स्क्वायर। इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा बेटा? वेलोसिटी। वो कितना आएगा? 4.8 इंटू टी। टी स्क्वायर का ट्वाइस टी होता, ये से मल्टीप्लाई होगा 4.8 इंटू टी। ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट, 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया? नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट। थ्री 3.4.4 evaluation of velocity from acceleration as
अ फंक्शन ऑफ टाइम, इवेल्युएशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना रहा तो कैसा, देखो पोजीशन दिया रहा, वेलोसिटी निकालना है तो डेरिवेटिव लो, पोजीशन दिया वेलोसिटी निकालना है तो क्या करो, डेरिवेटिव लो। वेलोसिटी दिया रहा, पोजीशन निकालना है तो आप क्या करते, इंटीग्रेट करते। अब आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या किया आपने, डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। देखो अपना क्या लिंक कैसा बैठता, तुम बोले भैया एक्सेलरेशन क्या होता, एक्सेलरेशन क्या होता, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो dv/dt होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूंगा क्या होता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, dt को उधर फेंक, तो dv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इनटू dt, है ना। मैं बोला dv क्या है, अरे dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, a क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और dt क्या है, चेंज इन टाइम। अगर कंबाइन में देखूंगा तो ये पूरा मिलाकर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझा, अरे 3 × 2 इज इक्वल टू 6, ये क्या है 2 है, ये क्या है, मगर पूरा एक साथ देखो तो क्या है, ये है ना 6 है ना। तो वैसे ये एक्सेलरेशन है, ये स्मॉल चेंज इन टाइम है, मगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर डालूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, इनटू dt, अरे इसका इंटीग्रेशन देखें, हाँ, विद इन द लिमिट t1 टू t2, विद इन द वेलोसिटी लिमिट v1 टू v2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला क्या बनेगा, ये v2 माइनस v1 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इनटू dt, t1 टू t2। अब उसमें क्या होता है, अक्सर यहाँ पर जो होता है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है। एक्सेलरेशन की आपको इक्वेशन दी रहती है टी में, आपको चुपचाप इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 दिया रहता है। उसके आगे क्या होता है, तुमको v2 और v1 में से कोई एक वैल्यू दी जाती है, v2 और v1 में से कोई एक। तो तुमसे सवाल में चेंज इन वेलोसिटी पूछे रहेगा, है ना, कि भाई बताओ वेलोसिटी का चेंज क्या है, या फिर वो क्या करेगा, v2 और v1 में से कोई एक वैल्यू देगा, v1 देकर v2 पूछेगा या v2 देकर v1 पूछेगा। समझ में आ रहा ना क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे इनको। बहुत आसान है। फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इनिशियल है, हो गया क्या। द फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू इनिशियल है, ये इनिशियल है, वही तो बोल इनिशियल। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा फाइंड वेलोसिटी
at t equals to 4 second. Find velocity at t is equals to 4 second. The motion is a straight line. Acceleration is in meter per second square and t is in seconds. बहुत आसान, बहुत आसान. आपको वेलोसिटी 4 सेकंड पे निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मैं लूँगा ये वाला. मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा. देख रहे भाई, मैं बोलूँगा v2 माइनस वी1 इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी और टाइम का लिमिट है 0 to 4 सेकेंड. तो v2 माइनस वी1 की वैल्यू क्या है बेटा 5. एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है आपको 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी डी टी. लिमिट्स आ जाए 0 to 4, है ना. फिर उसके बाद v2 माइनस 5. 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 3t क्यूब अपॉन 3t क्यूब अपॉन 3 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 4. 3 गया 2 गया. अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा 4 का क्यूब होगा. 4 का क्यूब क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है 4 का क्यूब 64. तो बोले 4 का क्यूब होगा 64 माइनस, हाँ सॉरी प्लस, हाँ 64 प्लस t का स्क्वायर क्या होता यानी 4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 60. कुल मिला के कितना हुआ 80. तो बोले भैया ठीक है ये तो आया v2 माइनस वी1 आया, आपने को क्या निकालना है ओनली v2. तो मैं बोलूँगा ठीक है देखो v2 इज इक्वल्स टू -5 को उधर लेके जाओ 80 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 85 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. आया समझ में. क्या किया आपने, कुछ नहीं. आपने को मालूम है बेसिक फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी निकालने का v2 माइनस वी1 इज इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी विद इन द गिवन टाइम लिमिट्स. आपने इक्वेशन डाले एक्सेलरेशन की, है ना. आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी डाल दी है. आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर ये आया 80 और फिर v1 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जो कि 85 मीटर पर सेकेंड हो गया. चलो ये कमाल क्वेश्चन है, देखते कौन करता है. A particle moves with initial velocity v0 and retardation alpha v, comma, where alpha is constant and v is velocity at any time small t. If the particle is at origin at t equals to 0, full stop, find initial velocity as a function of time. तो इसमें ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको.
फर्स्ट ऑप्शन v0 अपॉन अल्फा टी, सेकेंड ऑप्शन v0 माइनस अल्फा टी, थर्ड ऑप्शन v0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, एंड द लास्ट ऑप्शन अल्फा टी लॉग ऑफ v0। क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे ऑप्शंस। अमजद आगे, अमजद है ना, अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना वहाँ पे। तो भाई पता लगाओ वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t। बढ़ो आगे। सबसे पहले तो याद रखो कि ये क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन। अल्फा भी क्या है यहाँ पे, रिटार्डेशन है। तो अगर ये रिटार्डेशन है तो मैं ऐसा लिखूँगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को माइनस में लिखना ज़रूरी है, माइनस अल्फा वी। अब करो आगे का प्रोसीजर, ए को लिखो डी वी बाई डी टी, बढ़ाओ फिर आगे का जो भी है था, जब तक हम इंक भरते हैं इसमें। हाँ जी बेटा, आया क्या आंसर किसी का आगे? अच्छा, एक्सेलरेशन को आगे क्या करेंगे आप, डी वी बाई डी टी लिखेंगे इजिकल्स टू माइनस अल्फा वी, डी टी को उधर भेजेंगे माइनस अल्फा डी टी, और वी को इधर ला लेंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, वी को क्यों उधर ला रहे? अरे भैया इंटीग्रेशन अगर x का ले रहे हो तो यहाँ पर dx होना ज़रूरी है। ये इक्वेशन काय में है, t में है ना, तो यहाँ क्या था, dt था। अब ये इक्वेशन अगर मैं v में डाल दूँ और यहाँ dt लिखूँ तो उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dt, होता क्या? ये होता क्या? नहीं। अगर x का पावर n है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा। समझ रहे क्या बात? अगर ये इक्वेशन x में है तो यहाँ dx, अगर ये इक्वेशन t में है तो यहाँ dt। ये इक्वेशन अगर अगर सिर्फ मान लो कि सिर्फ dt को उधर भेजा होता है ना, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, मसला नहीं, अल्फा तो कांस्टेंट है, जहाँ चाहे उसको रख सकते हैं, मगर v कांस्टेंट थोड़ी है। इसे बोला ना वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी एक वक्त की वेलोसिटी है ये, मतलब बदलती जा रही हो। तो अगर मैं यहाँ dt लिखता और इंटीग्रेट करने की कोशिश करता तो v का dt के साथ इंटीग्रेशन नहीं होने वाला था। तो बोले अब क्या करेंगे फिर? अरे यहाँ dv है ना, और तुमको dv दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको, है ना? तो फिर ये v को उधर लेके जाओ ना उसके पास, ये काय में मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। नाउ फर्दर व्हाट, अब इसका इंटीग्रेशन करो। अच्छा, टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर t। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला हुआ था, v0। मान लो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी v0 है ना, तो फाइनल वेलोसिटी अपने मालूम करना है अपने को, तो चलो v पकड़ लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे आप, बोलो भाई आगे क्या करना चाहिए, फॉर्मूला क्या लगेगा? dv बाई v का फॉर्मूला क्या होता? dv बाई v का फॉर्मूला क्या है? याद नहीं याद? अच्छा, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता? अरे भाई डेरिवेटिव बता रहे तुम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग ऑफ x, तुम लोग क्या रे रटा हुआ भी भूल गए रे, नेचुरल लॉग ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, जोर से बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी क्या होगा, लॉग वी, है ना। तो भैया ये क्या है, 1 अपॉन वी है ना भैया, खोल खोल के देख रहे दिमाग, है ना। ये 1 अपॉन वी है ना सर, 1 अपॉन वी कहाँ, वो तो डी, अबे तो 1 अपॉन वी को ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं, डी अपॉन वी को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, है ना। तो इतने पे मत बने रहना कि भैया ये इसको ऐसे लिखेंगे ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अगर डी एक्स लॉग एक्स हो रहा था तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v, इसके लिमिट्स आ जाएंगे नेचुरल लॉग के v0 से लेकर v और माइनस अल्फा। अबे देख अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अकेले कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन होता क्या, नहीं, वो अल्फा निकल जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। ए बेटा ये ध्यान देना रे पापा, है ना, अल्फा निकलेगा इंटीग्रेशन के बाहर और अकेला कौन बचेगा, dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, सिर्फ t, है ना। तो माइनस अल्फा t और इसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेकर t। अब क्या करो, v के जगह अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस v के जगह लोअर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ v0, दैट इज इक्वल्स टू, फिर आगे क्या, माइनस अल्फा t के जगह t माइनस 0, t के जगह 0। अब आगे बोलेंगे यार ये अगर ऐसा है तो उसको क्या लिख सकते, नेचुरल लॉग ऑफ v अपॉन v0 लिख सकते हैं आप, माइनस अल्फा t, है ना। लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बाय b। तो इसी लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ v0 क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ v बाय v0। सर हो गया क्या आंसर खत्म, वहाँ देखो सर दिख रहा क्या वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन। बोले फिर आगे क्या, ऐसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ मामला खत्म दिख रहा, मामला खत्म नहीं हुआ अभी। एक बात याद रखो बेटा, क्या चीज़, लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग, हाँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर y के बराबर है, गौर से सुने, गौर से सुनो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर y के बराबर है तो आप x को लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर y। गौर से सुन लो, नेचुरल लॉग ऑफ x अगर y के बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ x अगर y के बराबर है, फिर से बोलो, नेचुरल लॉग ऑफ x अगर y के बराबर है, x को क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर y, क्या लिखेंगे x को, e रेज़ टू पावर y, x को क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर y। तो आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब फिर लिखेंगे v अपॉन v0 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t। आएगी नहीं समझ में, v अपॉन v0 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t। ये v0 जो डिनोमिनेटर में उधर भेजो, देखो v0 वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो v0 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t, एंड दिस इज योर इक्वेशन। कौन सी आ रही देखो, है ना। अभी तो नीट वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी जेई वालों को जब कराऊंगा ना, इसी को कराऊंगा मैं, इसके आगे इसी क्वेश्चन में और आगे कई सारे क्वेश्चन हैं। ये पता लगाओ पार्टिकल कितनी दूर जाके रुकेगा, है ना, ये पता लगाओ कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, ये अपन सब देखेंगे। अच्छा मज़ा आएगा इसमें देखने में, है ना। तुम वो देखे बाद तुमको ये बच्चा लगेगा, अरे क्या सर इतना आसान, लिखो यार, टाइम कम कर दिया यार मेरा, एक तो सर ने 15 मिनट लेट छोड़े। खैर बाकी का मुझे कल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि हार्डली 2 से 3 मिनट बचे मेरे, उसमें आगे का टॉपिक नहीं हो सकता। तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल लेंगे, ओके। और कल साथ ही साथ आपको मॉड्यूल भी बताना है।